अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जुनून बैच। जुनून बैच में हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक पढ़ चुके थे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अभी हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने के बाद, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिंकेज में और सेक्स डिटर्मिनेशन में वहाँ पे म्यूसिस के कंसेप्ट्स आते हैं। नो डाउट आप लोगों को आता है, लेकिन मैं अपने पार्ट से ये जान करके चल रहा हूँ कि मुझे अभी पढ़ाना है। नेक्स्ट वन इज़ दैट कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तब हमें अब पढ़ना है पोस्ट मेंडेलियन या फिर नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड डिसऑर्डर्स। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या क्या आया। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे कि पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स आने का रीज़न क्या हुआ। तो मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, और मैंने ये क्या कहा था कि यूनिवर्सल लॉ यानी कि ऑथेंटिक लॉ जो बाकी रह गया था लास्ट तक, दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोगों ने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इज अ यूनिवर्सल लॉ, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन बाद में आ गया। क्या था वो? लिंकेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो भी बातें कही गई थी, टी.एच. मॉर्गन ने उन्हीं बातों को बेसिक्स मान करके उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लेकर के प्रैक्टिकल किया। तो जिस रेशियो का उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था वो रेशियो उन्हें नहीं मिला। तो फिर बाद में उन्होंने देखा कि रीज़न क्या हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि एक क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है, एक जीन और दूसरे जीन के बीच में क्या डिस्टेंस है, उस जीन के डिस्टेंस के बेसिस पर भी रेशियो में चेंजेस आ सकते हैं। जीन कितने करीब है, जीन्स कितने दूर हैं, उसके बेसिस पर एक उस जीन के अल्टरनेट फॉर्म यानी कि एलील्स के सेग्रीगेशन होंगे। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या हुआ कि सारे केसेस में आपको मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज नहीं मिलेंगे। और उन्होंने ये देखा कि मिनिमम रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज आएगा वो कब आएगा? तो जब 2 जीन बहुत करीब होंगे, यानी कि जब 2 जीन एकदम करीब होंगे तो उसी को कहते हैं लिंकेज, यानी कि वो सेग्रीगेट नहीं होंगे। और किसी भी 2 जीन्स का फिजिकल एसोसिएशन का जो टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा वो जीन्स अलग नहीं होंगे, यानी कि उनका क्रॉसिंग ओवर का रेट कम हो जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बेसिक्स मान के जो एक्सपेक्टेशंस करके जो उन्होंने अपना ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर प्रैक्टिकल किया, तो उन्होंने देखा कि वो रेशियो हमें नहीं मिला। अब बाद में क्या हो गया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन मिलने लगा, एंड दैट वाज लिंकेज। ठीक उसी तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में जो बातें कही गई थी कि F1 जनरेशन में किसी भी एक पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर होगा। F1 जनरेशन में किसी भी एक पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर होगा, और जिस पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर होगा वो डोमिनेंट पेरेंट होगा। ठीक है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि F1 जनरेशन में किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, या फिर कभी दोनों ही पेरेंट का कैरेक्टर मिल जा रहा है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस तो गायब हो गया। तो जब लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं मिला तो कहा गया कि नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी एक कंप्लीट लॉ नहीं है। तो लॉ ऑफ कोडोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या चीज़ है हम लोग देखेंगे। ये दोनों के हम लोग क्या मिल गए थे? एक्सेप्शंस मिल गए थे। जब इनके एक्सेप्शंस सामने आ गए तो फिर बाद में इसको डिटेल्ड स्टडी किया गया। क्लियर? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस क्या है, इन तमाम चीज़ के आपस में रिलेशन हम लोगों को देखने हैं। क्लियर? अब देखिए ये चीज़ें क्या है। देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना कि इंट्राजेनिक क्या है और इंटरजेनिक क्या है। इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक क्या चीज़ है समझिएगा। इंट्राजेनिक, इंटर मतलब क्या होता है? विद इन। इंटर मतलब विद इन, और इंटर मतलब क्या होता है? इन बिटवीन। और विद इन का माने क्या? इंट्रा मतलब क्या? मैंने कहा कि कोई एक जीन है,
और ये उस एक जीन की ये अल्टरनेटिव फॉर्म है, ये कोई एक जीन, ये उस एक जीन की, ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब मैंने ये कह दिया एक जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आपस में लिंक करके ये ऐसे बन गए, कैपिटल बी स्मॉल बी आपस में लिंक करके ये ऐसे बन गए। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एलेलिक इंटरएक्शन। एलेलिक इंटरएक्शन यानी कि जब आपस के ही एलील के साथ वो जुड़ेंगे, यानी कि एक जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म है सेम जीन के एलील्स के बिटवीन, सेम जीन के एलील्स के बिटवीन, सेम जीन्स के एलील के बिटवीन जब इंटरैक्शन होगा तो उसे हम लोग कहते हैं एलेलिक इंटरैक्शन। और जब दो अलग अलग जीन के एलील्स के बिटवीन, जो अलग अलग जीन के एलील्स के बिटवीन इंटरैक्शन होगा तो उसको कहते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन या फिर नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। इंट्राजेनिक क्यों बोल रहे हैं? कि एक ही जीन के दो अलग अलग एलील के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। और उसको इंटरजेनिक क्यों बोल रहे हैं? दो अलग अलग जीन के एलील के बीच में इंटरैक्शन होगा। देखिए सपोज कि ये पी है, ये कैपिटल पी, ये कैपिटल सी, मैंने कहा कि इन दोनों में इंटरैक्शन हो गया, तो ये कैपिटल पी स्मॉल पी दो अलग जीन के एलील्स हैं, एक सॉरी यानी कि ये एक अलग जीन के एलील से और ये एक अलग जीन के एलील से, यानी कि दोनों दो अलग जीन के एलील से। और दोनों जो दो अलग जीन के एलील से जब इनके बीच में इंटरैक्शन होगा तो उसे क्या कहेंगे? नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। यानी कि अगर इसके बीच में होता, इसके बीच में होता, तब नहीं इसको क्या कहते हैं? एलेलिक इंटरैक्शन, एलेलिक या फिर इंट्राजेनिक। लेकिन चूंकि पी और सी के बीच में हो रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन एलेलिक या फिर इंटरजेनिक। नॉन एलेलिक या फिर इंटरजेनिक इंटरैक्शन क्या है? कि दो अलग अलग जीन के एलील्स के बिटवीन जब इंटरैक्शन होगा उसी को कहते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं उसको हम लोग समझेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी एंड लीथल जीन। ये टोटल 5 एग्जांपल्स हैं आपके इंटरजेनिक के एंड इंट्राजेनिक का। एंड इंटरजेनिक में क्या है आपके? कंप्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन, कोलैबोरेटिव जीन एंड डुप्लीकेट जीन। कोलैबोरेटिव जीन में आपकी एक चीज़ पढ़ने में मज़ा आएगा कि इसमें देखिएगा इसका जो रेशियो है ना आपका डायहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो की तरह, यानी कि इसका भी रेशियो 9:3:1 ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस वो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक। तो कोलैबोरेटिव जीन्स, डुप्लीकेट जीन, रेसेसिव एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इंटरजेनिक। एंड इंट्राजेनिक एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी एंड लीथल जीन। क्लियर? अब हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस एक साथ पढ़ रहे हैं। क्लियर? इसको नोट कीजिए। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस क्या चीज़ है समझिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि कोई एक जीन है, ठीक है, उसके दो अलग अलग एलील हैं और नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी एक एलील डोमिनेंट नहीं होगा, यानी कि कोई भी एक एलील का कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं होगा। किसी एक एलील की वजह से कोई एक कैरेक्टर है, किसी एक एलील की वजह से कोई एक कैरेक्टर है। जब F1 जनरेशन में हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग को ये दिखेगा ना तो डोमिनेंट एलील का कैरेक्टर है ना तो रिसेसिव एलील का कैरेक्टर है, दोनों में से किसी भी एलील का कैरेक्टर ऑब्जर्व नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होगा आपको? इट इज़ अ फेनोमेनन इन विच नॉन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स ऑफ द सेम जीन इज डोमिनेंट। नॉन ऑफ द यानी कि किसी भी एलील का पार्ट डोमिनेंट नहीं होगा। Phenotype of F1 generation is intermediate of two parents, यानी कि जो F1 जनरेशन में जो हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे वो इंटरमीडिएट होंगे दोनों पेरेंट के, यानी कि ना तो डोमिनेंट पेरेंट की तरह वो दिखेगा ना तो रिसेसिव पेरेंट की तरह दिखेगा, दोनों का इंटरमीडिएट होगा। क्लियर? फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो कि क्या होगा? 1:2:1, यानी कि फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्लियर? एंड
इनके एग्जाम्पल्स हैं मिराबिलिस जलापा, एंटीराइना मेजस, एंडोलिशियन फाउल, स्टार्च ग्रेन साइज। मिराबिलिस जलापा एंड एंटीराइना मेजस, इन दोनों के नाम आपको पता है, कॉमन नेम बताइए जल्दी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत फेमस है। इसको मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, और इसको स्नैपड्रैगन फ्लावर एंड डॉग फ्लावर भी कहते हैं, स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन फ्लावर या फिर डॉग फ्लावर, इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। क्लियर? अब देखिएगा कोडोमिनेंस क्या चीज़ है। कोडोमिनेंस है कि द फेनोमेनन in which the contrasting allele of same gene lack dominance and recessiveness and express their effect simultaneously। मतलब क्या चीज़ है कि डोमिनेंट एलील भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, यानी कि डोमिनेंट एलील भी अपना डोमिनेंस शो नहीं करता है, और रिसेसिव एलील भी अपना रिसेसिवनेस शो नहीं करता। यानी कि रिसेसिव एलील का काम ये था कि उसका कैरेक्टर रिसेसिव हो जाए, सप्रेस हो जाए, और डोमिनेंट एलील क्या हो, एक्सप्रेस हो। तो ना ही डोमिनेंट एलील कंप्लीटली एक्सप्रेस हो पाता है और ना ही रिसेसिव एलील कंप्लीटली सप्रेस हो पाता है, दब पाता है। क्या होता है, तो F1 जनरेशन में हमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही के इफेक्ट साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि F1 जनरेशन रिजेंबल टू बोथ पेरेंट्स एंड फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। एग्जाम्पल क्या है, रोन कोट कलर इन कैटल्स, ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ एबीओ सिस्टम। ए बी ब्लड ग्रुप, देखिए ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं ना, ए बी ओ एंड ए बी। अमंग दिस 4 ब्लड ग्रुप ओनली ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी ओ सिस्टम शोज कोडोमिनेंस एंड सिकल सेल एनीमिया। दीज आर द एग्जाम्पल्स। क्लियर? नाउ अब हमें इनका क्रॉस देखना होगा। ठीक है, क्रॉस देखने के लिए मैं कोई भी एक छोटा सा पॉइंट में रब कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ तक, इसको रब कर दे रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता रहे हैं। ये फ्लावर का कलर ले लेते हैं। अच्छा, ये किस लिए ये शो करते हैं, तो मिराबिलिस जलापा फ्लावर के कलर के लिए, एंटीराइना मेजस फ्लावर के कलर के लिए, एंडोलिशियन फाउल, ये फाउल क्या, मुर्गा है, तो मुर्गे के पंख का रंग यानी कि इसकी जो फीदर्स के कलर होंगे उसके लिए शो करता है। एंड स्टार्च ग्रेन साइज, स्टार्च का साइज क्या है। अब देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए कि 2 पेरेंट हमने लिया। क्लियर? विजिबल है आप लोग को? चलिए मार्कर चेंज करते हैं, ब्लैक लेते हैं ताकि कंप्लीटली विजिबल हो। ठीक है, फ्लावर का कलर ले लेते हैं रेड, यानी कि कैपिटल आर क्या होगा, रेड। और एक ले लेते हैं स्मॉल आर दैट इज वाइट। क्लियर? यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन कराते हैं, बनता है कैपिटल आर गैमेट। यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन कराते हैं, दैट इज बनता है स्मॉल आर गैमेट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है, F1 जनरेशन। क्लियर? अब F1 जनरेशन में जो हमें मिला वो कैसा है, तो ये ना तो रेड होगा और ना ही ये वाइट होगा, यानी कि दोनों में से किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर नहीं दिखेगा। ने phenotype of F1 generation is intermediate of 2 parent but not the either of the parent। ना तो ये होगा ना तो ये होगा। क्लियर? तो ये कैसा दिखेगा, ये पिंक कलर का होगा। क्लियर? अब हम बोलेंगे कि F1 जनरेशन का अगर हम सेल्फिंग करवाएं, यानी कि इसी के प्लांट्स जो है उन प्लांट्स को लेकर के हम अगर आपस में सेल्फिंग कराएं तो हमें रेशियो क्या देखने को मिलेगा, तो देखिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर। जब हम ये करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कैपिटल आर, इसका जेनोटाइप अलग, इन दोनों का जेनोटाइप अलग, इसका जेनोटाइप अलग, यानी कि ये अलग जेनोटाइप का एक मिला 1, ये 2 अलग जेनोटाइप मिला, ये एक अलग जेनोटाइप मिला। ठीक? अब समझिएगा कि इसका जो फेनोटाइप है, इसका फेनोटाइप अलग है ना, यानी कि ये अगर रेड है तो ये कैसा है, ये पिंक, और ये कैसा है, वाइट। यानी कि ये 1:2:1 फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक दोनों होगा ना, क्योंकि देखिए जेनोटाइप ये एक अलग है, ये 2 अलग है, ये एक अलग है, यानी कि 1 2 1, और
जेनोटाइप भी अलग है, देखिए जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर जीन का जो मेकअप है वो भी अलग है, यानी ये 1:2:1 शो करेगा। अब ये क्या होगा, इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं 25% रेड फ्लावर, 50% पिंक फ्लावर एंड 25% वाइट फ्लावर। क्लियर, इज इट क्लियर? अब देखिएगा, अब कोडोमिनेंस का अगर हम एग्जांपल देखें, यानी कि उसका भी अगर हमें रेशियो प्रूफ करना हो तो हम कैसे करेंगे, समझिएगा। अगर कोडोमिनेंस का अगर हम करें तो उसमें हमें ये देखना होगा कि क्या वाकई वो सेंटेंसेज जो उसमें लिखे हुए हैं वो कंप्लीटली वैलिड है। ठीक है, तो ये देखिए, हम लोग कोड कलर ऑफ कैटल्स ले लेते हैं। कोड कलर ऑफ कैटल्स का मतलब ये कि एक कैटल लेंगे हम लोग ब्लैक कलर का और एक कैटल लेंगे वाइट कलर का। ठीक है, जो ब्लैक कलर का है उसको कैपिटल भी कह रहे थे। ये किस कलर का होगा, इस कैटल का कोट ब्लैक। ठीक है, और ये कैसा होगा, वाइट, यस वाइट। क्लियर? गैमेट फॉर्मेशन करवाते हैं कैपिटल बी, यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन करवाते हैं स्मॉल बी। इन दोनों का इंटरमीडिएट जब कराएंगे, मैंने जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। होना ये चाहिए था कि जो डोमिनेंट है उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हो, जो डोमिनेंट है उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो इनवैलिड, हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देख लेंगे, वो इनवैलिड हो गया। यानी कि रेड कलर का फ्लावर हमें दिखना चाहिए था या फिर व्हाइट कलर का फ्लावर दिखना चाहिए था, ना तो रेड कलर का फ्लावर देखने को मिला ना ही व्हाइट कलर का देखने को मिला, यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक तो वो एक्सेप्शन चला गया। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि इसको या तो ब्लैक या तो व्हाइट होना चाहिए, आइदर ऑफ द पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस होना चाहिए था इन द केस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन ये नहीं होता है, होता क्या है कि ये व्हाइट एंड ब्लैक, यानी कि जिसको आमतौर पे चितकबरा गाय हम लोग बोलते हैं, ये उस तरह का होगा। इसको क्या बोलते हैं, रोन। ठीक है, ये हमको रोन कलर का देखने को मिलेगा। क्लियर? ये F1 जनरेशन है। अब F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे कि F1 जनरेशन में जो हमें मिले उनका हम लोग क्रॉसिंग करवाएं। तो ये देखने को मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। ये एक मिला, ये कैसा होगा, ब्लैक। ये जो दो मिला ये कैसा होगा, रॉन। और ये जो एक मिला ये कैसा होगा, वाइट। यानी कि ये जो फेनोटाइप है ब्लैक, ये जो फेनोटाइप है रोन, और ये जो फेनोटाइप है वाइट, ये अलग है। डेट इज 1:2:1। और जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ये जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी अलग अलग हैं। यानी कि इनके जो फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक रेशियो आएंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर? और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज में लिखे तो इसको भी लिख सकते हैं 25%, इसको क्या लिख सकते हैं 50%, इसको क्या लिख सकते हो 25%। क्यों? बिकॉज ब्लैक कैटल मिलेगा कितना, आउट ऑफ 4 1, और ये हमें रोन कलर का कैटल कितना मिलेगा, आउट ऑफ 4 2, और ये फिर अगेन ये व्हाइट कलर का कैटल कितना मिलेगा, आउट ऑफ 4 1। इज इट क्लियर? तो दिस इज अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। इंट्राजेनिक इंटरैक्शन में और जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिखे थे दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, उसके बाद से फिर पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन एंड अगेन नेक्स्ट एंड लास्ट लीथल जीन। ठीक है, नोट कीजिए। ओके, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस के बाद अगला जो पोस्ट मेंडेलियन में हम लोग को पढ़ना है दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलील में क्या है, अब तक हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो रहे थे। जब किसी भी जीन के मोर देन वन फॉर्म हम लोग देख रहे थे और उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, एलील। एलील का डेफिनेशन क्या हम लोगों ने पढ़ा, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन जो प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या कहते हैं, एलील। क्लियर? अब हम लोग क्या कह रहे हैं, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील की एक जीन के जब मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ एलील होंगे, जब एक जीन के जब मोर देन 2 फॉर्म्स होंगे दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। सच एज देयर आर मेनी एग्जांपल्स विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। पहली बात हम लोग ये देखेंगे मल्टीपल एलील होता क्या है, समझिएगा।
more than 2 alternative form of gene that is allele, alternative form of gene को क्या बोलना है, allele is present, it is evident in population and not in an individual. मल्टीपल एलेलिज्म एक पॉपुलेशन फेनोमेनन है, सच एज, समझिएगा, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप लेट कर लेते ए पॉजिटिव है, क्लियर, हमारा और आपका ब्लड ग्रुप, मेरा बी पॉजिटिव आपका ए पॉजिटिव, क्या हम लोग दो आदमी का ब्लड ग्रुप टेस्ट करके बता देंगे कि यही दो टाइप का ब्लड ग्रुप होता है? मान लीजिए कि तीसरे का स्टडी किए तो उसका ओ पॉजिटिव मिल गया, चौथे का स्टडी किया उसका ए बी पॉजिटिव मिल गया, फिर अगले का बी नेगेटिव मिल गया। मतलब क्या कि हम लोग जितने लोगों का ब्लड सैंपल स्टडी करते जा रहे हैं, डाइवर्सिटी मिलते जा रहा है, यानी कि ये एक ऐसा फेनोमेनन है कि हम एक इंडिविजुअल का स्टडी करके नहीं बता सकते हैं कि ये यहीं तक लिमिट है, क्लियर, यानी कि कोई भी एक ऐसा फेनोमेनन कि एक लार्ज स्केल पर जब तक उसका स्टडी नहीं करें, एक लार्ज स्केल पर जब तक उसका हम स्टडी नहीं करें तो हम उसका जजमेंट नहीं दे सकते। दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन फेनोमेनन एंड मल्टीपल एलेलिज्म इज दैट, कि ये एक पॉपुलेशन फेनोमेनन है, यानी कि एक पॉपुलेशन को स्टडी करने के बाद हम लोग इसके बारे में डिसीजन या फिर इसका रिजल्ट हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे देखिएगा, डिफरेंट एलील शोज कोडोमिनेंस, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल एलील की जो डिफरेंट एलील होते हैं कुछ ऐसे होंगे जो आपको कोडोमिनेंस शो करते हुए दिखेंगे। सच एज एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे है ना ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, तो ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप जो है इसका AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस शो करता है, और अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, हाँ कि ना। अब देखिए सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इन मेनी प्लांट्स। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या चीज होता है समझिएगा। मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता था ना कि नारियल के दरख्त पर सेब उग रहा है, आम के दरख्त पर अंगूर देखने को मिला, क्या ये पॉसिबल नहीं था कि अगर सिर्फ पॉलन ग्रेन का ही अगर तमाशा रहता कि भैया पॉलन ग्रेन उठा और गया स्टिग्मा के ऊपर कूदा, स्टिग्मा के ऊपर जम करके ले भैया करा दिया पॉलिनेशन, है, तो ऐसे तो है नहीं। जब तक प्लांट्स के अंदर अपना स्पीसीज पहचानने की कैपेसिटी नहीं आएगी तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि जब किसी भी स्टिग्मा पर जाकर के पोलन ग्रेन गिरेगा तो स्टिग्मा यानी कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन शुरू होगा, पोलन पिस्टिल आपस में बातचीत करेंगे, हाँ भैया कहाँ से आया है, तो बोलेगा हम आम के दरख्त से आए हैं, तो बोलेगा ये आम का दरख्त नहीं सेब का दरख्त है, यहाँ से कहीं और जाओ, तो बोलेगा कि हम आम का है, हमको जर्मिनेट होना है, बोला कि नो जर्मिनेशन, इस स्टिग्मा पे सिर्फ और सिर्फ मेरे स्पीसीज का ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। दैट इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी कि कोई भी एक प्लांट में अपने स्पीसीज का पोलन ग्रेन को पहचानने की जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को पहचानने के लिए टोटल 4 एलील्स मौजूद होते हैं। कितने एलील्स? 4 एलील्स, यानी कि मोर देन 2 एलील है ना, यानी कि एक जीन के यहाँ पे 4 एलील्स पाए जा रहे हैं। और ये भी क्या है, ये भी मल्टीपल एलील फेनोमेनन है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हम लोग 1-2 प्लांट को स्टडी करके नहीं बता सकते हैं। ओके, कोट कलर इन रैबिट, चूहों का जो कोट कलर होता है वो भी क्या है, मल्टीपल एलील शो करता है, ठीक है। आई कलर इन ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, TH मॉर्गन साहब ने जो स्पीसीज लिया था ड्रोसोफिला, उसकी जो आंख के रंग होते वो भी वो भी मल्टीपल एलील के फेनोमेनन के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब नंबर ऑफ जेनोटाइप क्या चीज़ है समझिएगा। मान लीजिएगा कहीं नंबर ऑफ एलील 3 है, कितने नंबर ऑफ एलील है? 3, तो सर टोटल नंबर ऑफ जेनोटाइप कितने हैं, यानी कि दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जेनोटाइप। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जेनोटाइप कितने हैं ये आपको बताना है, क्लियर। तो हमने कहा कि 3 एलील हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जेनोटाइप कितने होंगे, तो मैंने कहा इफ n इज द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ जीन एंड फॉर्म्स ऑफ द जीन ही क्या है, एलील, एंड इफ द नंबर ऑफ एलील इज 3 तो नंबर ऑफ जेनोटाइप कितने होंगे। तो फॉर्मूला जो लिखा हुआ फॉर्मूला पे n का वैल्यू पुट कीजिए, तो 3 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 × 4/2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि टोटल कितने होंगे जेनोटाइप? 6 जेनोटाइप
6। क्लियर? यानी कि जेनोटाइप टोटल 6 तरह के होंगे। यानी कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है, तो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया एबीओ सिस्टम। क्लियर? तो एबीओ सिस्टम में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अभी हम लोग बोर्ड वर्क करके देख रहे हैं। इतना नोट कीजिए, मैंने क्या कहा कि मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया था? लैंडस्टेनर साहब ने। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जिस जीन के थ्रू कंट्रोल होता है उस जीन को हम लोग लेट कर लेते हैं आई इज द जीन विच कंट्रोल्स द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस आई जीन के 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, आई ए एंड आई बी एंड आई नॉट। ठीक है, एनसीईआरटी ने स्मॉल आई लेट किया है, स्मॉल आई से भी कर सकते हैं, कैपिटल आई से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आई ए एंड आई बी आर द डोमिनेंट एलील। ये क्या है? डोमिनेंट एलील है। वाइल आई नॉट क्या है? रिसेसिव एलील। क्लियर? रिसेसिव एलील। अब देखिए, अब मान लीजिए आई ए आई नोट, किसी का नोटेशन आई ए आई नोट है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? तो मैंने क्या कहा कि उसमें डोमिनेंट है ए, डोमिनेंट है ए, तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। किसी का है आई ए तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा। तो आई ए आई नोट कहलाएगा हेट्रोजाइगस, आई ए कहलाएगा होमोजाइगस। ओके, अब देखिए इसमें कैसे क्या करेंगे। आप लोगों को यह पता होगा कि जो एंटीजन पाया जाता है, सपोज अगर ये कोई ब्लड सेल है, कोई ब्लड सेल है, ठीक है, और इस ब्लड सेल के सरफेस पे क्या पाया जाता है? एंटीजन। ठीक है, क्या पाया जाता है? एंटीजन। और वो एंटीजन किससे सिंथेसाइज होता है? शुगर से। और शुगर किससे सिंथेसाइज होता है? प्रोटीन से। वो प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करवाता है? ये पर्टिकुलर एलील्स। क्लियर? सीक्वेंस समझ में आया? एंटीजन कहां से सिंथेसाइज हुआ? शुगर से। वो शुगर कौन सिंथेसाइज करवा रहा है? प्रोटीन। और उस प्रोटीन के सिंथेसाइज को या फिर उस प्रोटीन के फॉर्मेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है? दिस एलील। क्लियर? आधी बात समझ में? अब देखिए, ये आई ए प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, अभी इस प्रोटीन से बनेगा शुगर, अभी इस शुगर से जो एंटीजन बनेगा इस ब्लड सेल के ऊपर वो ए एंटीजन बनेगा। सिमिलरली इन दिस केस बी एंटीजन बनेगा। एंड इसके केस में शुगर ही नहीं बनता, शुगर नहीं बनेगा। जब शुगर नहीं बनेगा तो एंटीजन नहीं बनेगा। यानी कि पूछा जाता है कि किस ब्लड ग्रुप में आपको एंटीजन नहीं मिलेगा, तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और जब आप और हायर स्टडी कीजिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव को कहते हैं। क्लियर? वो क्या बात है, जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। मतलब ये कि एंटीजन नहीं है, यानी कि इसका सरफेस खाली है, किसी की भी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। जब ये किसी के बॉडी में जाएगा तो वहां पे एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट नहीं करेगा। वो क्या चीज है जो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है? दैट इज नथिंग बट एंटीजन। एंटीजन जब किसी के बॉडी में जाएगा तो एंटीजन जब किसी के बॉडी में जाएगा तो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को वो स्टिमुलेट करता है। यानी कि एंटीजन इज द एजेंट विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर? जब यहां पे एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट नहीं करेगा। जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन को स्टिमुलेट नहीं करेगा तो वहां पे क्लैंपिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा। चूंकि क्लैंपिंग नहीं होगा इसीलिए इसका हम लोग आराम से ट्रांसमिशन कर लेते हैं। इसीलिए ओ को आराम से ट्रांसमिशन किया जा सकता है। और RH के बेसिस पर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव कहते हैं। तो मैंने क्या कहा? O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। मतलब ये कि अगर RH पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे RH तो पाया जाएगा। यानी कि अगर RH मिल गया तो क्या B नेगेटिव को दिया जा सकता है ब्लड? नहीं, B नेगेटिव को नहीं दे सकते, क्योंकि B नेगेटिव के पास RH नहीं है, क्योंकि और इसके पास RH है और इसके पास RH या B नेगेटिव के पास RH नहीं है, तो इसको ट्रांसमिशन करेंगे तो क्लैंपिंग के चांसेस हैं। इसीलिए, और जो O नेगेटिव है उसके पास तो एंटीजन है ही नहीं है और इसके अलावा उसके पास RH फैक्टर भी नहीं, यानी कि जिसके पास RH है उसको भी दे सकते हैं, जिसके पास RH नहीं है उसको भी दे सकते हैं। इसलिए O नेगेटिव ही क्या है? O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। तमाम बातों को छोड़ते हैं, हमें क्या दिखाना था कि वो जो फॉर्मूला है n × n + 1/2, यानी कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलील्स हो गए? 3। और जब 3 एलील होंगे तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जेनोटाइप कितने हमें मिले थे? 6। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है? देखते हैं, आइए। आप लोगों को तो मैथमेटिक्स आसान होगा, आप लोग मैथ्स में मतलब
बेहतरीन होगा आप लोग का मैथ। हमें इशारा करते रहिएगा, हम सुन लेंगे, ठीक है। और जिसका इशारा हम तक नहीं पहुँचेगा हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं तो थोड़ी सी सुस्ती भी रहेगी। IA इसका क्रॉस इसके साथ एक बार करवा देते हैं और इसका सेग्रीगेशन एक बार इसके साथ करवा देते हैं। अगर देखा जाए तो IA I0 IA IB इसका इसके साथ तो क्या आएगा, IB I0, ठीक है। अब समझिएगा IA भी हो सकता है, IB और IB भी हो सकता है। टोटल कितने हो गए, और I0 भी हो सकता है। टोटल ये पॉसिबिलिटीज़ है ना, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी निकली जीनोटाइप के, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ आपको मिल गए ना। I0 अब जब I0 होगा तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप हो। IA I0 होगा तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप A। IA IB होगा तो ब्लड ग्रुप A भी होगा। IB I0 होगा तो ब्लड ग्रुप B होगा। IA IA होगा तो ब्लड ग्रुप A होगा। IB एंड IB होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। क्लियर। तो हमने क्या कहा कि A और B क्या है, डोमिनेंट एलील। अब समझिएगा हमने क्या कहा कि कोडोमिनेंस के एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया था, AB ब्लड ग्रुप। अब देखिए वहां पे तो मैंने नहीं बताया इसलिए कि एक ही चीज को 10 दफा बताने से टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे A और B एक साथ सेग्रीगेट हो गया ना। देखिए इस एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों ने ये देखा कोडोमिनेंस में, हमने क्या देखा, कोडोमिनेंस में ये देखा कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि F1 जनरेशन में अपीयर होंगे, यानी कि बोथ पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे। कोडोमिनेंस के एग्जांपल में हम लोगों ने यही देखा था, डेफिनेशन भी यही था। देखिए IA क्लियर, और अगला ले लेते हैं IA, इसको क्रॉस करवाते हैं IB और IB के साथ। यहाँ से हमको बना IA और यहाँ से बना IB। तो होना ये चाहिए कि या तो इसका ब्लड ग्रुप A होना चाहिए या फिर ब्लड ग्रुप B होना चाहिए। देखा यह गया कि ब्लड ग्रुप AB देखने को मिला, यानी कि इस पेरेंट की तरह भी ये रिजेंबल कर रहा है और इस पेरेंट की तरह भी, यानी कि दोनों पेरेंट की तरह रिजेंबल कर रहा है। क्लियर। यानी कि इसको क्या देंगे, क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होगा कि जो F1 जनरेशन होगा दोनों पेरेंट को रिजेंबल करेगा, यानी कि AB ब्लड ग्रुप ऑफ ABO सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। और यही हम लोगों ने स्टेटमेंट में लिखा था कि मल्टीपल एलील के कुछ एलील कोडोमिनेंस भी शो करते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो ना ही कंप्लीटली डोमिनेंट हो पाता है और ना ही दूसरा कंप्लीटली रिसेसिव हो पाता है, ठीक है। तो डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस के कमी की वजह से क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर साइमल्टेनियसली नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होते हैं। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल एलील। इसके बाद से अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन एंड लेथल जीन, और हम लोग क्या होगा, इंट्राजेनिक इंटरैक्शन फिनिश हो जाएगा आज। क्लियर, नोट डाउन। प्लियोट्रॉपिक जीन, देखिए प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, जब कोई एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। जब कोई एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा तो उसे क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है, पॉलीजीन क्या है। तो देखिए पॉलीजीन यानी कि वहाँ पे जीन बहुत होंगे, पॉलीजीन में नंबर ऑफ जीन्स बहुत होंगे, यानी कि जब बहुत सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उसको कहते हैं पॉलीजीन। और जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है। प्लियोट्रॉपिक जीन के केस में हमारे सिलेबस में है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया का जो जीन होता है क्या क्या कंट्रोल करता है, एक तो सिकल सेल एनीमिया, एक लिथेलिटी को, और जिसको भी सिकल सेल एनीमिया डिजीज होता है वो पर्सन रेजिस्टेंस होता है किसके अगेंस्ट, मलेरिया के अगेंस्ट। उस भी मलेरिया के किस स्पीसीज के अगेंस्ट, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है। उसके बाद से टिश्यू फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये एक सिंगल जीन, जो सिकल सेल एनीमिया का एक सिंगल जीन है, ये एक सिंगल जीन बहुत सारे यानी कि मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक उसी तरीके से डोमिनेंट जीन फॉर द स्किन कलर ऑफ द माइस,
हीमोफिलिक जीन, जो जिस जीन के थ्रू हीमोफीलिया होता है वो जीन भी प्लियोट्रॉपिक जीन है। इन पी प्लांट अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मैनी कैरेक्टर, जैसे सीड कोट कलर, रेड स्पॉट इन एक्सियल ऑफ द लीफ, फ्लावर कलर, यानी कि एक सिंगल जीन पाइजम सटाइवम का कितने कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है? मोर देन वन कैरेक्टर्स को। जीन्स रेगुलेटिंग फेनाइलकीटोनुरिया, जिस जीन की वजह से फेनाइलकीटोनुरिया होता है वो जीन भी मोर देन वन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद से इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में जो जीन विंग्स के साइज को या फिर बीज के साइज को, ब्रिस्टल को, इसके अलावा सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, उनके लॉन्गेजिविटी को जो जीन कंट्रोल करता है, देखिए एक जीन है और कितने सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो इन ड्रोसोफिला में भी जो जीन होता है वो भी कैसा होता है? प्लियोट्रॉपिक जीन, जो मोर देन वन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। और भी दूसरे जीन हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है। तो ये 6 एग्जाम्पल्स है जो हमें पढ़ने हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है? आपका सिकल सेल एनीमिया, इसको डिटेल में पढ़ना है। हीमोफीलिया डिटेल में पढ़ना है। फेनाइलकीटोनुरिया इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। ड्रोसोफिला बाकी सर बेकार है क्या? पाइथन से डायग्राम भी पढ़ सकते हैं। लमसम पढ़ना तो सभी है, लेकिन जैसे ये कोट कलर इन माइस, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में ये 5 एग्जाम्पल्स इनडायरेक्टली बोले गए हैं। तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स बोले गए हैं या फिर एनसीईआरटी जिनके बारे में बात करती है, हमें भी उसी के ताल्लुक से बात करना है। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लीथल जीन। ओके, नोट कीजिए। प्लियोट्रॉपिक के बाद लीथल जीन। लीथल जीन ये हम लोगों का इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का लास्ट टॉपिक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर हमने पढ़ा कोडोमिनेंस, फिर हमने पढ़ा मल्टीपल एलिलिज्म, फिर हमने पढ़ा प्लियोट्रॉपिक जीन। अब लास्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बोर्ड पे दिख रहा है, बोलिए। वेरी गुड, लीथल जीन। देखिए लीथल जीन में लीथल का माने क्या होता है? मुँह जाना। लीथल का माना मुँह जाना, मर जाना, ठीक है। कोई जीन है जिसके वजह से आदमी मर सकता है। कब? जब वो जीन अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर लेगा तब, यानी कि वो जीन अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा तभी जाकर के वो ऑर्गेनिज्म डेड होगा। यानी कि जिस जीन के एक्सप्रेस हो जाने की वजह से, जिस जीन के एक्सप्रेस होने की वजह से डेथ कॉज होता है, उसी जीन को बोलते हैं लीथल जीन। जिस जीन के एक्सप्रेस होने से डेथ कॉज होता है उसे बोलते हैं लीथल जीन। लीथल जीन क्या कहता है? लीथल जीन्स आर द मोस्टली रिसेसिव। ये होते रिसेसिव हैं। अगर डोमिनेंट है तो क्या होता? अगर लीथल जीन डोमिनेंट होते, पता चला अगले दिन कोई मर गया, फिर कोई मर गया, यानी कि रोजाना मौत हो रही। किसकी वजह से? लीथल जीन की वजह से। यानी कि जिंदगी बचाने की एक ही उम्मीद रह जाती कि भैया सबको रिसेसिव कर दो, लेकिन ये क्या होता है? रिसेसिव होता है। जब ये अपीयर हो जाएगा, जब ये डोमिनेंट हो जाएगा, तब जाकर के लिथेलिटी कॉज होगा। दैट इज लिथल जीन्स आर मोस्टली रिसेसिव एंड दे मे बी डोमिनेंट। ये डोमिनेंट हो सकते हैं। अगला क्या है? मोस्टली द लिथल जीन्स आर प्लियोट्रॉपिक। यानी कि होता क्या है कि मैक्सिमम ऑफ द लिथल जीन जो होते हैं, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना सिकल सेल एनीमिया लिथल जीन है, और वो क्या था? प्लियोट्रॉपिक में आपने पढ़ा। हीमोफीलिया क्या है? लिथल जीन है, लेकिन किस में आपने पढ़ा? प्लियोट्रॉपिक जीन में आपने उसका एग्जाम्पल पढ़ा। तो इससे क्या होता है कि ये कोट कलर ऑफ द माइस, ये क्या है? प्लियोट्रॉपिक लिथल जीन है, लेकिन किस में आपने पढ़ा? प्लियोट्रॉपिक में पढ़ा। यानी कि लिथल जीन प्लियोट्रॉपिक भी होते हैं। क्लियर? आगे क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। जाहिर सी बात है, लीथल है और लीथल तभी जाकर के एक्सप्रेस होगा जब होमोजाइगस में होगा। क्यों? आपने पहले ही कह दिया कि ये रिसेसिव होते हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर का एक्सप्रेस होने का प्राइमरी कंडीशन ये दे मस्ट बी इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगसिटी इज द प्राइमरी क्राइटेरिया कि आप इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करें। अगली बात देखिए, हमने इस चारों का रेशियो करके देखना है, इन चारों का क्रॉस करके देखना है कि किस कंडीशन में आदमी मुँह जाएगा और किस कंडीशन में आदमी जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए। मैं ऊपर का पोर्शन रब कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं रब कर रहा हूँ। और एक एक एग्जाम्पल आप लोग देखते जाइए।
रेशियो आते हैं यहाँ से, रेशियो वगैरह पूछे जाते हैं। रेशियो कभी आप आंसर कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। जिनको आता है अच्छी बात, जिनको नहीं आता है वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देंगे, समझिएगा। देखिए यह है HbN। HbN क्या है? ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। एंड HbS ये क्या है? ये सिकल सेल्ड हीमोग्लोबिन है। और ये एक स्टेट है, इसको अगर ऐसे लिखे तो कैसे रहेगा? अब समझ में आ रहा है? क्लियर। तो ये एक पेरेंट है और फिर ये एक पेरेंट है, HbN एंड HbS, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन सिकल सेल्ड है और कैसा है? नॉर्मल है। ये हीमोग्लोबिन सिकल सेल्ड है और नॉर्मल है। इसका एग्जाम्पल कहीं और आपने पढ़ा है, प्लियोट्रॉपिक के अलावा कहीं और भी आपने पढ़ा है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पे आपने पढ़ा है सिकल सेल का, और एक एग्जाम्पल अभी कहाँ पढ़ा है। ऑप्शन ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी कोडोमिनेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी सर बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। बताना कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। देखिए जब आप क्रॉस करवाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है? एक तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है, HbN, फिर क्या होगा? ये HbN HbS होगा, फिर ये HbN HbS होगा, और ये क्या हो जाएगा? सिकल सेल, HbS एंड HbS। और हमने क्या कहा कि लिथलिटी कब कॉज होगी? जब ये दोनों रिसेसिव कंडीशन में होंगे, यानी कि ये क्या एब्सोल्यूट लीथल है? एब्सोल्यूट लीथल यानी कि ये आएगा तो मरना ही मरना है, ठीक है। यानी कि जिसमें HbS हो गया उसका RBC क्या हो जाएगा? सिकल शेप हो जाएगा और बेचारा को क्या हो जाएगा? मुँह जाएगा, ठीक है। अब आप हमें ये बताइएगा, जब वो मर गया तो उसका रेशियो आप निकालिएगा नहीं ना? यानी कि आउट ऑफ 4 ऑफस्प्रिंग 3 तो मर गया, तो ये कितना होगा? ये 1 और ये कितना होगा? 2, यानी कि 1:2 इसका आपका मिलेगा। इसका रेशियो क्या मिलेगा? 1:2, यानी कि 1:2 रेशियो 1 आना चाहिए था। लेकिन जब स्पीसीज ही नहीं, स्पीसीज ही मर गया, तो आप रेशियो उसका कहाँ निकालिएगा, ठीक है। जिंदा लोगों की रेशियो निकाली जाती है। अब आइए आप हीमोफीलिया पे। देखिए हीमोफीलिया क्या है? इसको मैंने कहा कि अगर स्मॉल h रहेगा तो इसमें मैंने कहा कि ये हीमोफीलिया का रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द लीथल, एंड अगर कैपिटल H रहा तो दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। इसका अगर आप क्रॉस करवाएं XH देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा? XH नॉर्मल होगा, XH ये क्या होगा? ये कैरियर होगा, हीमोफीलिया के लिए कैरियर मान के चलिए, XH क्लियर। एंड नेक्स्ट वन द XH, यानी कि ये तो नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल है, और ये दोनों क्या होंगे? कैरियर। और ये क्या होगा? ये टोटली हीमोफिलिक है, टोटली हीमोफिलिक है, तो इसका रेशियो क्या निकालेंगे? 1:2 होगा इसका भी, ठीक। यानी कि हमने क्या कहा कि लीथल जीन जब भी एक्सप्रेस हो जाएगा तो वो स्पीसीज मर जाएगा, और स्पीसीज ही मर गया तो फिर आप रेशियो क्या का निकालिएगा? उसका 1:2। यहाँ पे भी अगेन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोड कलर इन माइस। कोड कलर इन माइस में देखिएगा कि क्या है? कैपिटल वाई क्या? येलो, एंड स्मॉल वाई क्या है? ब्राउन, क्लियर। अब देखिए आप अगर इसका रेशियो निकाले कैपिटल वाई और स्मॉल वाई करके तो समझिएगा, तो क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो लीथल कौन है? समझिएगा, जो लीथल होगा रिसेसिवनेस आपको उसी में मानना होगा। हमने कहा कैपिटल वाई रिसेसिव जीन है, अब कैपिटल वाई रिसेसिव है तो उसके होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? लीथेलिटी होगा, यानी कि ये स्पीसीज क्या हो जाएगा? मर जाएगा, यानी कि ये जिंदा रहेगा और ये जिंदा होगा, और ये क्या होगा? येलो, और ये कैसा होगा? ब्राउन। रेशियो क्या होगा? 2:1। ओके। नेक्स्ट वन इज द स्नैपड्रैगन का फ्लावर कलर, सॉरी लीफ कलर। तो लीफ के कलर के लिए वो कैसा रेशियो निकलेगा? उसमें कैसे लिथलिटी होगा? लिथलिटी का मतलब ये कि वो लीफ आपको वजूद में मिलेगा ही नहीं, वो लीफ नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? देखिए हमने कहा कि कैपिटल जी स्मॉल जी क्रॉस कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक।
तो कैपिटल जी की वजह से क्या था, गोल्डन लीफ, एंड स्मॉल जी की वजह से क्या था, ग्रीन लीफ। मतलब कि कैपिटल जी मिला, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। कैपिटल जी की वजह से जो गोल्डन लीफ आएगा वो गोल्डन लीफ क्या होगा, लीथल होगा, यानी कि वो आपको मिलेगा ही नहीं ज़मीन पर, और ये दोनों भी गोल्डन ही होगा। यानी कि हेट्रोजाइगस गोल्डन लीफ जो होगा, हेट्रोजाइगस गोल्डन लीफ वो आपको मिलेगा। लेकिन यानी कि जो गोल्डन लीफ स्नैपड्रैगन के केस में, ठीक है, या फिर डॉग फ्लावर के केस में, जो आपको इसका और एक नाम बताए थे हम, एंटीराइना मेजस, तो इसके केस में जो आपको गोल्डन लीफ मिलेगा वो कैसा होगा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा। तो आपको ये बोलना होगा कि लीफ, क्या बोल रहा हूँ, लीफ, ध्यान से सुनिएगा, फ्लावर कलर नहीं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कि एंटीराइना मेजस यानी फिर स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर, इसका जो लीफ कलर क्या शो करता है, लिथल जीन या फिर कोडोमिनेंस। तो हम बोलेंगे नहीं, ये शो करता है लिथल जीन। हम बोलेंगे इसका फ्लावर का कलर क्या शो करता है, तो वो शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर। तो ये तमाम चीज़ एग्जाम्पल्स आपके जहन में होनी चाहिए। आज जो भी मैंने पढ़ा इंट्राजेनिक इंटरैक्शन की एक सबसे कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात यही है कि इसमें रेशियोज हैं और एग्जाम्पल्स है। तो रेशियो तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही है, 1:2:1 या फिर 2:1, या डिफरेंट क्या है, एग्जाम्पल्स आपके ब्रेन में होनी चाहिए। और ये क्या होगा, ये ग्रीन कलर का होगा, यानी कि 2:1। क्लियर। तो यहाँ तक ये बात खत्म होती है किसके, लिथल जीन की। यानी कि लिथल जीन जब भी एक्सप्रेस होगा तो क्या कॉज करेगा, लिथलिटी कॉज करेगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। ओके, यहाँ पे हम लोग अपना खत्म करते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। दैट विल बी अपलोडेड टू नाइट ऑल्सो इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।